हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 का ये सेकंड ट्यूटोरियल और पिछले वाले ट्यूटोरियल में जो हमने टॉपिक कवर किया था वो ये था डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, जिसमें हमने कुछ नेल्सन मंडेला जी के बारे में भी जाना था, समझा था और किस प्रकार से वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक था ये भी हमने देखा था कि वहाँ पे जो रूलर्स थे और जो रूल थे दोनों के बीच में एक कॉमनली एक्सेप्टेड कंप्रोमाइज़ होता है जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। और अपार्थाइड और सेग्रीगेशन से भी चीज़ें क्या मतलब रखती हूँ हमने स्टडी किया था। अब आते हैं हम लोग नए टॉपिक में इस वीडियो में, वो है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों आवश्यकता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आखिर हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें उनको छोड़कर अननेसेसरी चीज़ों के पीछे भागना भी नहीं चाहिए। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है टू फॉर्म, टू स्टैब्लिश समथिंग। और इसी से अगर हम मीनिंग निकालें तो निकल के आता है कि हम बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है। ठीक है। अब ये रूल बुक जो है वो इतनी इम्पॉर्टेंट होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या कोई भी बॉडी हो, चाहे वो एक आपका स्कूल भी तो उसी श्रेणी में आता है ना। आपका स्कूल है तो आप देखते हो उसमें रूल्स ही रूल्स हैं रेगुलेशंस जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो स्कूल का भी कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कोई भी संगठन है, कोई भी कंपनी है, मतलब आप कैसे उस बॉडी को, उस संगठन को, उस ग्रुप को, उस एसोसिएशन को, पूरे देश को कैसे चलाओगे। तो चलाने के जो नियम है ना, वो जो नियम है वही मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। अब जैसे अब यूएनओ दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, इसका भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हर देश का कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा जिसमें वो रूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, लिमिटेशंस ऑन द गवर्नमेंट पावर, कौन डिसीजन लेगा, कौन गवर्नमेंट रन करेगा, कानून कैसे बनेगा, सिटीजन्स के क्या राइट होंगे, चुनाव कैसे होंगे। क्या आपको लगता है कि चाइना और इंडिया में इलेक्शंस जो होते हैं वो सेम होते हैं, वही तरीके अपनाए जाते हैं? नो। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ भी है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में है। और आप जानते हैं कि रूल्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए सड़क ही है, ठीक है। अब हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन या हमें जो लॉज जो हमें राइट देते हैं कि वी आर फ्री टू वॉक ऑन अ रोड, कोई हमें मना नहीं करेगा अगर पब्लिक रोड है। मैं रोड की नहीं, कोई भी चीज़ आप पब्लिक प्रॉपर्टी ले लीजिए, बस ले लीजिए, ट्रेन ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए। लेकिन अब क्या हम इतने फ्री हैं यहाँ पे वॉक करने के लिए, मतलब जहाँ चाहें बीच में, यहाँ वहाँ नाचते गाते, क्या हम ऐसे वॉक कर सकते हैं दिल्ली की सड़कों पर, बिजी सड़कों पर? नो। क्योंकि आप इस तरह करोगे तो दूसरों जो है उनकी फ्रीडम को भी आप बाधित करोगे। यू विल ऑब्स्ट्रक्ट देयर फ्रीडम राइट्स। तो इसलिए रूल्स बना दिए गए कि भाई आपको चलना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड में चलोगे, गाड़ियाँ बीच में चलेंगी। तो रूल्स हेल्प करते हैं एक नॉर्मल वर्किंग फ्लो को बना के रखने में, लाइफ को चलाने में, इसी प्रकार से देश को चलाने में। और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो ऐसा बनाया जाए कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से पूरे देश को एक रखने में मदद मिले और लोगों को अपने मेरिट के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार जितना वो रियलाइज़ कर सकते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो सब कर सकें। वो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए कि वो किसी दूसरे की फ्रीडम में इंटरफेरेंस ना हो तब। वैसे आप सोचिए कि क्या आपकी जो फैमिली है, जिस फैमिली में आप रह रहे हैं, क्या उसमें भी कुछ रूल्स हैं? स्कूल में तो समय पे पीरियड लग गया, पीरियड चेंज हो गया, किताबें चेंज हो गई, सब्जेक्ट चेंज हो गया। घर में आप फ्री हो, कोई टाइम टेबल आपने नहीं बनाया। कभी आप 6 से 7 पढ़ रहे हो, कभी आप 8 से 9 पढ़ रहे हो, कभी आप नहीं पढ़ रहे हो, फिर सो रहे हो। कोई रूल्स नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। क्या इस तरह से कोई लाइफ चल सकती है? नहीं। समय पे उठो, समय पे खाना खाओ, समय पे दवाइयाँ लो अगर आप बीमार हो। मतलब रूल्स शुड बी द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। और फिर देश को चलाना तो कितना मुश्किल काम है, रूल्स नहीं होंगे तो कैसे होगा। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आगे हम डेफिनेशन देखेंगे। जनरली इट इज़ अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स विच प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर, अ फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट कंट्री इज गवर्नड विद द डिवीजन ऑफ पावर विद देयर ओन लिमिटेशंस। तो चलिए आगे देखते हैं कि टेक्स्ट मैटर में क्या लिखा है। नहीं, आप कहेंगे सर आप तो बोलते ही चले जा रहे हैं, तो ऐसा मिटा देता हूँ। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड, मतलब साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल की यहाँ बात हो रही है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में पढ़ा था। नहीं पढ़ा तो आप जाके ट्यूटोरियल को वॉच कर लीजिए। लिंक सारे पार्ट्स का वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल को पढ़ें तो भी हमें समझ में आएगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई एंड वॉट डू कॉन्स्टिट्यूशंस डू, कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करते हैं। अगर हम आगे ना भी बढ़ें तो आपके पास इसका छोटा मोटा आंसर तो होगा ही कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और फर्स्ट टाइम कोई ब्लैक इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुना जाता है। द ऑपरेशन है द ऑपरेस्ड। देखिए, ऑपरेसर जो अत्याचार करता है, यातनाएं देता है,
जोर ज़बरदस्ती करके दबा के रखता है लोगों को, और ऑप्रेस्ड जो इस तरह से सताए जाते हैं वो हो गए ऑप्रेस्ड। इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर। अब इसी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी गई थी जो दोनों को एक्सेप्टेड थी, यानी ऑप्रेसर को भी ऑप्रेस्ड को भी। और जो नई डेमोक्रेसी बनी थी, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी, वहाँ पे लोगों ने साथ रहकर, वो भी कैसे साथ रहकर, इक्वल्स। इसके पहले अपार्थाइड की पॉलिसी थी जिसमें वाइट एंड ब्लैक्स के बीच में, कलर्ड पीपल्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन था ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, दैट इज़ अपार्थाइड। लेकिन अब दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहकर बराबरी का दर्जा प्राप्त करते हुए रहना चाहते थे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी, ये बहुत आसान नहीं था। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर, क्योंकि देखिए हम कितना भी वादा कर लें एक दूसरे से, लेकिन हमें डाउट हो सकता है, खासकर तब जब वाइट्स ब्लैक पर शासन करते थे और अत्याचार भी करते थे। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में ट्रस्ट कैसे कायम हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं तो आप हो सकता है उस पर विश्वास करो, लेकिन अगर कोई भी चीज़ ओरली ना कह के अगर हम उसे रिटन में लिख दें और अपना साइन करके दे दें, तो आपका ट्रस्ट ज़्यादा होगा कि ओरल में ट्रस्ट ज़्यादा होगा। और अगर रिटन करने के साथ साथ अगर हम उसे स्टैम्प पेपर पे लिख दें, स्टैम्प पेपर होता है मतलब थोड़ा लीगल हो जाता है, उसमें कुछ विटनेस के भी साइन ले लें कि भाई हमारे सामने ये चीज़ें लिखी गई थी, ये वादा किया गया था, तो और वो मजबूत हो जाएगा। मतलब कोई चीज़ अगर हम रिटन फॉर्म में लेते हैं विच प्रॉपर सिग्नेचर्स, विटनेसेस, लीगल प्रोसीजर्स, तो वो एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, एक समझौता हो जाता है, एक पैक्ट बन जाता है कि भाई अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये देखिए आपने रिटर्न लिखा हुआ है, रूल्स के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, आप पे धोखाधड़ी का आरोप लग सकता है। और अगर सिर्फ ओरली है तो कह देंगे मैंने कब कहा था। तो ब्लैक एंड वाइट के बीच में ट्रस्ट कैसे बने, कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन हम तैयार करें कि वाइट्स एंड ब्लैक को दोनों को वो मंजूर हो, बोथ एक्सेप्ट इट, और वो भी इक्वलिटी की भावना दोनों के अंदर हो। मतलब देखिए ब्लैक्स जो थे वो 3/4 थे और जो वाइट्स थे वो 1/4 थे, तो मेजोरिटी तो इनकी थी। अब इनके अंदर डर बैठा होगा, मतलब ये ब्लैक्स हैं ये वाइट्स हैं, इनके अंदर डर बैठा होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो ये हमको डोमिनेट करना शुरू करेंगे, मनमानी करेंगे। आप इंडिया का ही उदाहरण ले लीजिए, हिंदूज आर इन मेजोरिटी, अ ग्रेट मेजोरिटी आई विल से, लेकिन क्या कभी आपको एहसास होता है कि आपके राइट्स छीने जा रहे हैं, आपको तरक्की करने का मौका नहीं मिल रहा है, आप एजुकेशन नहीं ले पाते हो, आप अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते हो, मनपसंद चीज़ें नहीं खरीद पाते हो, मनपसंद जगह नहीं जा पाते हो, अपनी बात को रख नहीं पाते हो, मनचाहा खा पी नहीं पाते हो, ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बन सकते हो, ग्रेट बॉलीवुड एक्टर नहीं बन सकते हो, ग्रेट आर्टिस्ट नहीं बन सकते हो, भारत का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, अपनी पार्टी नहीं बना सकते हो, चुनाव नहीं लड़ सकते हो, एमपी नहीं बन सकते हो, विधायक नहीं बन सकते हो। क्या कभी ऐसा संभव है कि ये सारी चीज़ें आप ना कर सको? एवरीबडी इज़ फ्री टू डू इट, बट आपके अंदर वो मेरिट होनी चाहिए, आपकी खुद की मेहनत होनी चाहिए और सही लीगल तरीके अपनाए जाने चाहिए। इंडिया में ये होता है, आप वोट देने के लिए अधिकारी हो, फ्री में आपको राइट मिला हुआ है, आप अपने मनपसंद कैंडिडेट्स का चुनाव कर सकते हो, अपनी मनपसंद गवर्नमेंट फॉर्म करा सकते हो, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हो, किसी भी बड़ी से बड़ी नौकरी को पा सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल। बस आप अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ पाओगे। यहाँ तक ये भी क्लास 9th में हो, 9th के एग्ज़ाम होंगे तो कोई टॉप करेगा, कोई बहुत पीछे रह जाएगा। वाई इट इज़ सो? सेम टीचर, सेम स्कूल, सेम एग्ज़ाम, सेम ड्यूरेशन आपको मिला, देन वाई दिस डिफरेंस इज़ देयर? बिकॉज ऑफ वी आवर सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफरेंस। भाई नेचुरल ब्रेन अगर आपको नहीं मिला है ठीक ठाक तो हो सकता है, या फिर हमारी मेहनत में कमी थी। तो ये जो मैंने इतने सारे ऑप्शंस आपको बताए ना, ऑल आर बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री। ये सारे ऑप्शंस आपको हर देश में नहीं मिलेंगे। क्या सऊदी अरबिया के राजा आप बन जाओगे? भूटान में भी राजतंत्र है, क्या वहाँ पे आप राजा बन जाओगे? नो, क्योंकि वहाँ उनका चुनाव नहीं होता, वो एक हेरिडिटरी पोस्ट है। बट इंडिया में आप हेड बन सकते हो। दे हैड देयर फियर्स, सबके अपने अपने डर थे। और डर किस बात का हो सकता है? राइट्स का, फ्रीडम का, और आगे कहीं फिर धोखा ना हो इसका। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है हमारे हित, मतलब हमारे फ़ायदे किस में है, वही हमारे इंटरेस्ट होंगे। सेफ गार्ड का मतलब उनका बचाव करना, उनकी रक्षा करना, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड सेफ गार्डिंग इंटरेस्ट। तो अपने इंटरेस्ट की रक्षा करना। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन, कीन मतलब उत्सुक थी, एक्साइटेड थी। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर, इंश्योर मतलब पक्का करना कि ऐसा होना ही चाहिए। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी। देखिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, इसका मतलब ये हो गया कि जो उस देश में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या जिन लोगों की है उनका हक ना मारा जाए। मीन्स
नॉट कंप्रोमाइज्ड, उनका हक ना मारा जाए, उन्हें वो हक मिलने चाहिए। देखिए अभी 10th में भी आप जाओगे तो आप पहले ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे किस प्रकार से श्रीलंका में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का, मैं अभी यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू गो देयर एंड यू विल रीड अबाउट दैट, कि किस प्रकार से मेजॉरिटी अगर हावी होने की कोशिश करती है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और किस प्रकार से लैंग्वेज इशू भी देश को तोड़ने में एक रोल प्ले कर सकता है। वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे 10th में। तो जो उनका अधिकार है वो उनसे छीना नहीं जाना चाहिए। दे वांटेड सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब काफ़ी कुछ, काफ़ी हद तक, मतलब एक तो होता है निग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, और सब्सटेंशियल मतलब इतना हो कि हम कह सकें कि हाँ कुछ मिला है हमको। सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, देखिए सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, अब मैं हर चीज़ को बताता चलूँगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। देखिए इकोनॉमिक आप जानते हैं कि फाइनेंस, इनकम, एक्सपेंडिचर इन सब से रिलेटेड है, यानी कि हम किस किस एक्टिविटी में रहकर हम अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं, वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। किसान भी अगर किसानी कर रहा है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी क्योंकि वो फसल को बेचेगा। सोशल का मतलब ये है कि उनके राइट्स होने चाहिए कि किस प्रकार से वो जीवन बिता सकते हैं, सामाजिक जीवन, जैसे रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, एट्सेट्रा। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन, अब देखिए यहाँ पे जो ब्लैक है वो मेजॉरिटी है, ठीक है, और वाइट जो है वो माइनॉरिटी हो गई, मतलब जिनकी संख्या कम है वो माइनॉरिटी में हो जाएंगे, जिनको हम अल्पसंख्यक कहते हैं। वाज क्रीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस, वो अपने प्रिविलेजेस को बचा के रखना चाहते थे। देखिए प्रिविलेजेस होते हैं विशेषाधिकार। अगर प्रधानमंत्री की या किसी एमएलए की या किसी एमपी की गाड़ी अगर चलती है सड़क पे और आप अपनी गाड़ी लेके जाते हैं सड़क पे, तो दोनों के बीच में अंतर ये है कि उस एमपी और उस एमएलए के ज़्यादा अधिकार हैं उस सड़क पर चलने के। साथ एक कॉन्वॉय हो सकता है, पुलिस हो सकती है, आगे का रास्ता साफ कराने की कोशिश हो सकता है कि अब बंद ही कर दी जाए वो रोड सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो आम राइट से कुछ ज़्यादा राइट जिनको मिलते हैं वो प्रिविलेज हो गए। अब जैसे आपकी क्लास का जो मॉनिटर है ना, वो आप ही की तरह स्टूडेंट है, आपकी क्लास का है, बट उसके कुछ प्रिविलेजेस हैं, यानी कुछ उसको एक्स्ट्रा पावर्स, अधिकार, राइट्स मिले हुए हैं। क्या स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल में डिफरेंस नहीं होता? डिफरेंस पोस्ट की वजह से, प्रिविलेजेस की वजह से होता है। तो देखिए वाइट्स जो है ना वो रूलर्स थे। अब रूलर्स बताइए, रूलर्स उनके पास पावर थी, वो रूल करते थे, लॉ बनाते थे, अपने ढंग से शासन चलाते थे। अब उन्हें क्या होगा, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रहना पड़ेगा। तो अब वो ये सोच रहे थे कि जो हमारी जो कुछ पावर्स थी वो हमसे छीन न ली जाएं, हमारे जो राइट्स थे, अधिकार थे हमारे जीने के, हमारे तौर तरीके के, वो हमसे छीन नहीं ली जाएं। तो उनको अलग डर लगा हुआ था। एंड प्रॉपर्टी, अच्छा उनके पास अच्छा खासा पैसा भी था, तो उन्हें ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली जाए। ये सारे फियर्स हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बनने जा रहा है लेकिन पता नहीं किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, क्या हमारे हित, हमारे इंटरेस्ट बने रहेंगे या उन पे कैंची चलने वाली है, अधिकार हमारे कम हो जाएंगे। तो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, बहुत नेगोशिएशन मतलब बातचीत, तो काफ़ी बातचीत करने के बाद, आपस में विचार विमर्श करने के बाद, बोथ पार्टीज एग्री टू कंप्रोमाइज़, तो दोनों पार्टियां कंप्रोमाइज़ के लिए राजी हो गई। देखिए कंप्रोमाइज़ होता क्या है, मैं बोलूँ मेरी मानी जाए तो कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन कुछ मेरी सुनी जाए, कुछ आपकी सुनी जाए, दोनों को मिलाकर कोई नई चीज़ पेश की जाए तो कंप्रोमाइज़ होगा। कंप्रोमाइज़ में हम सामने वाले को भी कुछ स्पेस देते हैं, और कंप्रोमाइज़ से झगड़ा रुकता है, बढ़ता नहीं है। पता चला कि ये रही सीता, ये रही गीता, इसने कुछ बोल दिया, इसको बुरा लग गया, इसने भी, मतलब दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब यहाँ पे टीचर आया, कोई और क्लास के फ्रेंड्स वगैरह आए, किसी तरह से झगड़ा समाप्त कराया और उस झगड़े में कंप्रोमाइज़ करा दिया गया। कंप्रोमाइज़ इस तरह कराया गया कि भाई तुमने वाकई में, मतलब बातचीत होगी ना तो कहेंगे हाँ यार तुमने तो गलत कहा था, चलो तुम सॉरी कहो, तो उन्होंने भी ना नुकुर करते हुए सॉरी कह दिया। ठीक है, अब सॉरी कहना भी कंप्रोमाइज़ जैसा ही है। ज़मीन का टुकड़ा है, पता चला कि दो लोग इसमें लड़ाई कर रहे हैं कि इसमें मेरा भी हिस्सा, इसमें मेरा भी हिस्सा, ये पूरी ज़मीन मेरी है, नहीं ये पूरी ज़मीन मेरी है। तो ये को भी झगड़ा मत करो, दोनों भाई हो, चलो आधा आधा बांट लो। नहीं 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 मुझे ज़्यादा चाहिए, मैं बड़ा हूँ, चलो कोई बात नहीं, चलो तुम 60% ले लो, तुम 40% ले लो, थोड़ा सा ज़्यादा दे दो उसको, बड़ा भाई है, मान जाओ यार, कंप्रोमाइज़ करा दिया। यानी कि हम सीधी सी बात करें सीधी भाषा में, यानी एक प्रकार से आप इसमें झुकते हो, मतलब इसमें आपको झुकना है, सामने वाला भी थोड़ा झुकेगा और आप भी झुकोगे, कुछ बात आपको सामने वाले की भी माननी पड़ेगी जो आप मानना नहीं चाहते थे, देन कंप्रोमाइज़। तो इसी, अब देखिए, अब अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, मतलब संविधान सभा, जब वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, मतलब सभा बनी, तो उस समय इंडिया एक ही था, मतलब बटा हुआ नहीं था। बाद में जिन्ना ने कंप्रोमाइज़ करने से मना कर दिया और वो एक
रिलीजन पे आधारित, एक पंथ पे आधारित, एक संप्रदाय पे आधारित अलग देश चाहते थे। बहुत कोशिशें हुई कि उन्हें मना लिया जाए, क्योंकि कंप्रोमाइज़ में मतलब ये है कि भाई आपकी कुछ बात, आपकी बताइए कि किस बात पे नाराज़ हैं, चलिए बताइए, हम आपकी नाराज़गी दूर करेंगे, आपकी जो बातें मानने लाई हुई हम मान लेंगे, चलिए ठीक है। तो मनाने की बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन वो नहीं माने और कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान एग्जिस्टेंस में आया। अगर कंप्रोमाइज़ एक बन गया होता तो आज एक भारत बहुत बड़ा देश होता, नहीं हो पाया। और फिर कितना खून खराबा हुआ मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में, पिछले ट्यूटोरियल में। तो यही अगर कंप्रोमाइज़ ना होता वाइट्स एंड ब्लैक्स में, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन बन पाता, क्या वहाँ पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो पाती? वहाँ पे सिविल वॉर हो सकता था, गृह युद्ध हो सकता था, झगड़ा हो सकता था, लड़ाई हो सकती थी। श्रीलंका में आप पढ़ेंगे अगले क्लास में किस प्रकार से वहाँ पे लिट्टी जैसी संस्था कितना भयानक सिविल वॉर देखने को मिला। तो फिर अच्छे ढंग से सेंसिबल तरीके से बातचीत हुई, फिर एक कंप्रोमाइज़ हुआ, मतलब ब्लैक एंड वाइट दोनों लोग मान गए। द वाइट्स, अब देखिए क्या क्या माना गया। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी, मतलब जो वाइट्स थे वो इस चीज़ को मानने के लिए राजी हो गए कि भाई ठीक है, ब्लैक्स मेजोरिटी में है, हम मानते हैं, दे आर इन मेजोरिटी, और रूल भी मेजोरिटी का होगा, मतलब चुनाव होंगे और जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो सरकार बनाएगा। एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, और एक व्यक्ति का एक वोट होगा, जैसे हमारे इंडिया में है। हमारे यहाँ भी सरकार मेजोरिटी की बनती है, मतलब 50% मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स, और ये भी मान गए कि भाई देखिए कुछ बेसिक राइट्स हैं, देखिए जो हमें जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए जो बहुत ही ज़रूरी अधिकार हैं, वो बेसिक राइट्स में आते हैं, जिन्हें हम फ्रीडम राइट्स, जिन्हें हम कह सकते हैं कि हमारे जो जन्मजात अधिकार हैं जो हमें मिलने ही चाहिए। रोटी कपड़ा मकान कहा जाता है कि किसी भी इंसान की बेसिक ज़रूरतें हैं। बीमार है तो उसे कम से कम बेसिक हेल्थ केयर की ज़रूरत है, ये बेसिक्स हैं, लग्जरी की बात नहीं हो रही यहाँ पे। तो उन्होंने ये भी कहा कि चलो एक बेसिक सेट ऑफ राइट्स पे भी हम मान जाते हैं फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स। तो जो गरीब लोग हैं और जो वर्कर्स हैं उनके कुछ अलग अधिकार अगर आप देते हो तो मानते हैं। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजोरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। अच्छा, ब्लैक्स ने क्या कहा कि भाई ठीक है, अगर आप देखिए दोनों में कंप्रोमाइज़ कैसे हो रहा है। ब्लैक्स कह रहे थे कि भाई मेजोरिटी आपको माननी पड़ेगी, वाइट्स ने कहा चलो मान लेते हैं। अच्छा, ब्लैक्स ने कहा ठीक है, अगर आप मान गए तो हम इस बात पे सहमत हो जाते हैं कि जो मेजोरिटी रूल है वो एब्सोल्यूट नहीं होगा, नॉट बी एब्सोल्यूट। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब होता है ना अपने आप में कंप्लीट, किसी से कंपेयर ना किया जा सके, कोई कमी ना हो उसके अंदर, पूर्ण, कोई इंटरफेरेंस ना हो उसके अंदर, कोई डायल्यूशन नहीं होने वाला उसके अंदर, कोई लिमिटेशन उसमें नहीं है, दैट इज़ एब्सोल्यूट। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम भी मान लेते हैं कि रूल मेजॉरिटी का होगा लेकिन एब्सोल्यूट नहीं होगा, मतलब कुछ लिमिटेशंस होंगी उसमें, कुछ सीमाएं होंगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे। दे एग्रीड दैट द मेजॉरिटी वुड नॉट टेक अवे द प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट माइनॉरिटी। अच्छा, वो ये भी बात मान गए कि जो मेजॉरिटी है, मतलब जो ब्लैक्स हैं, अगर गवर्नमेंट बनती उनकी तो वो वाइट की प्रॉपर्टी को नहीं लेंगे, नॉट टेक अवे प्रॉपर्टी ऑफ द वाइट। अब इसका उनको डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने इतनी संपत्ति अर्जित की है क्योंकि हम रूलर्स थे, हमसे वापस ले ली जाए। तो ये बातें हुई। अच्छा, वाइट जो है माइनॉरिटी में थी। दिस कंप्रोमाइज़ वाज नॉट ईजी। अब ये कंप्रोमाइज़ बहुत ईजी नहीं था, क्योंकि देखिए वाइट्स जो है ना वो ऑपरेसर्स थे, उनको माफ़ करना आसान नहीं है। मैं बार बार आपको एक देश का उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण जानबूझ के दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ कि मैं खुद बहुत दुखी होता हूँ जब इन सब चीज़ों को पढ़ता हूँ। जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त इस वीडियो को बनाए जाने तक जो तालिबान गवर्नमेंट वहाँ पे है, अब उसने ये प्रॉमिस किया था कि हम जनरल एमनेस्टी देते हैं, मतलब भाई ठीक है, जिन लोग पुराने लोगों ने जो भी सेना में है, जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया था, हम सबको माफ़ करते हैं, सब लोग काम पे लौट आओ। उसके बावजूद भी उन्होंने चुन चुन कर लोगों को मारना शुरू किया, सोल्जर्स को कमांड सरेंडर करने के बाद तक मार दिया। अब बहुत 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 ब्रूचुअल किलिंग, मतलब कोई वर्ड ही यूज़ किया जाए ऐसा नहीं है जो उनकी क्रूरता को बता सके। बताइए, जीते जी किसी औरत की आंख निकाल ली जाए। उफ, मैं वायलेंट चीज़ें नहीं डिस्कस करना चाहता ट्यूटोरियल्स में, लेकिन एटलीस्ट यू मस्ट नो एंड कंपेयर योर सेल्फ कि इन वॉट conditions you live in a country like India that gives you so much of freedom and a country like that जिसका मैंने अभी आपको नाम लिया, अफ़गानिस्तान। मैं प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वहाँ पे मैं उसकी तहत जो हो रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने आने के बाद पुरानी जो भी व्यवस्था थी उसमें साथ देने वालों को सताना शुरू कर दिया। तो ये बहुत आसान नहीं था। ब्लैक्स निश्चित है गुस्से में रहे होंगे, चिढ़े रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो मान गए। एक प्रकार से उन्होंने उन लोगों को गवर्नेंस में हिस्सा देने के लिए एक्सेप्ट कर लिया था, कंप्रोमाइज़ कर लिया था, जिन्होंने उन्हीं को सताया था। बहुत मुश्किल था। दिस कंप्रोमाइज़ वाज नॉट ईजी। हाउ वाज दिस कंप्रोमाइज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? लेकिन चलिए ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लोगों ने अपनी अपनी बातें कहीं, रूल्स तैयार हो गए, लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, लागू करना, मतलब रूल्स तो बन गए, अब उनको आपको इन्फोर्स करना है, उनको लागू करना है।
ठीक उसी तरह से जैसे आपने खाना बना लिया, अब आपको खाना है और उसके बाद उसे डाइजेस्ट भी करना है। इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर मान लीजिए दोनों लोग एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, मतलब कि एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सबसे अच्छी बात होती है ट्रस्ट। ट्रस्ट होता है तो कोई झगड़ा नहीं होता। व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी, अब इसमें लिखा है कि मान लीजिए ठीक है, नया नया उत्साह था, ट्रस्ट कर लिया, शुरू शुरू में कंप्रोमाइज़ कर लिया और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, और क्या पता आगे चल के जो 3/4 जनसंख्या है या 75% लगभग, वो माइनॉरिटी को सताना शुरू कर दे। आखिर भाई मेजॉरिटी है, सता सकती है। 100 में 75 वो, 25 आप, दबा देंगे आपको पूरी तरह से। तो ये वो कहीं आगे चल के क्या गारंटी है कि आगे चल के कहीं ये फ्यूचर में अपना सिस्टम जो कॉम्प्रोमाइज़ से जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है इसको तोड़ना ना शुरू कर दें। द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स। तो उसका एक तरीका था कि हम कुछ रूल्स तैयार करें। मैंने यहाँ रूल्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे बताया था कि रूल्स बन गए तो भी आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अब ये जो बातें थी, कंप्रोमाइज़ था, तो इन कंप्रोमाइज़ में ट्रस्ट बैठाने के लिए जो मैंने शुरू में बताया था कि रिटन में हो जाए तो क्या बात है। तो राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम। अच्छा, बिना रूल्स के कोई गेम हो सकता है? क्रिकेट में 6 बॉलिंग का ओवर होगा, कितनी दूरी में पिच होगी वो तय होता है। हाँ, बाउंड्री कितनी बड़ी होगी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन आउट कैसे होते हैं वो रूल्स तय हैं। रूल्स आर वेरी वेरी नेसेसरी टू रन वॉट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो कोई मशीन हो, चाहे आपकी खुद की लाइफ हो, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। नहीं तो सिस्टम ठीक से चलेगा नहीं। आपकी बॉडी, अगर आप रूल्स के हिसाब से नहीं चलोगे, समय पे भोजन नहीं करोगे, सोओगे नहीं, आंखें परेशान हो जाएंगी, आवश्यकता से अधिक उल्टी सीधी चीज़ खा लोगे, डाइजेशन खराब हो जाएगा, अस्पताल पहुंच जाओगे, अपनी खोपड़ी दीवार पे मारोगे गुस्से में तो चोट लगेगी, खून निकल आएगा, क्योंकि बॉडी उसके लिए बनी नहीं है। तो ये हो कि भाई रूल्स ऑफ द गेम, मतलब सिस्टम बनाना पड़ेगा दैट एवरीवन वुड अबाइड बाई। अबाइड बाई का मतलब जिसका सब पालन करें। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चूज। अच्छा, ये जो रूल्स होंगे वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि जो रूलर्स चुने जाएंगे, मतलब अब जो भाई डेमोक्रेसी वहाँ इस्टेब्लिश होनी है, तो आगे फ्यूचर में किस प्रकार से रूलर्स चुने जाएंगे, मतलब जो जनता पे शासन करने वाले लोग कौन होंगे, कैसे चुने जाएंगे। जैसे इंडिया में है तो पब्लिक चुनती है, जिनको चुना है वही शासन करते हैं। दीज रूल्स आल्सो डिटर्मिन वॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर टू डू। और रूल्स ऐसे भी लिखे जाएँ कि जो लोग चुने गए हैं तो वो जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो वो क्या कर सकती है, मतलब जो गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू क्या कर सकती है, एंड व्हाट दे कैन नॉट वो क्या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तो पूरी बुक पढ़ी हुई है, हम लोग आगे पढ़ेंगे सारी चीज़ें इंडिया के संदर्भ में। तो रूल्स बनाए जाएँ जिसमें गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी बताई जाए और गवर्नमेंट की पावर्स भी बताई जाए। सीधे साधे शब्दों में ये है कि वो क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। अब जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट फॉर्म हो गई लेकिन वो फंडामेंटल राइट्स को नहीं ले सकती, नॉर्मल कंडीशंस में वो नहीं ले सकती। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, और इन्हीं रूल्स में सिटीजन्स के राइट्स की भी बात होनी चाहिए, मतलब लिख दिया जाए, इनको रूल्स बनाए जाएँ। ये जो सिटीजन्स के राइट्स है ना, इनकी सबसे ज़्यादा बात होती है डेमोक्रेसी में। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। अब बात ये आती है कि जो भी रूल्स बनने वाले हैं, अब इन रूल्स को आसानी से तोड़ा ना जा सके, रूल्स को चेंज ना किया जा सके, तभी तो रूल्स ज़्यादा दिन तक रहेंगे। अगर रूल्स को चेंज करने की व्यवस्था, अरेंजमेंट सिस्टम में बहुत आसान बना देंगे तो रूल्स को बहुत आसानी से कोई चेंज कर लेगा। इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उन्होंने यही सब करने की कोशिश की थी चुनाव हारने के बाद, बल्कि इमरजेंसी भी उन्होंने लगा ही दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी चलने नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, एन इंडिपेंडेंट कोर्ट सिस्टम। तो ये हुआ कि भाई जो विनर्स हैं, मतलब जो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, शासन चलाएंगे, शासन में बैठेंगे, गवर्नमेंट के लोग होंगे, वो बहुत आसानी से इन रूल्स को चेंज ना कर सकें, तभी तो शासन चल पाएगा। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन, यही साउथ अफ्रीकन्स ने किया, मतलब रूल्स बनाए। दे अग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स, कुछ रूल्स पे ब्लैक्स एंड वाइट्स सब सहमत हुए। दे आल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, और ये भी हो गया कि भाई ये रूल्स सुप्रीम होंगे, मतलब इनको कोई छेड़खानी इनसे कर नहीं पाएगा। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस, और इन रूल्स को कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। और यही जो बेसिक रूल्स का जो सेटअप है, देखिए बेसिक रूल्स मतलब जो कम से कम चाहिए ही चाहिए वही बेसिक होते हैं। अब अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो बिना ABCD सीखे आप लिख लोगे? नहीं लिख पाओगे। तो जिनके बिना काम ना चले वो बेसिक रूल्स हैं, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो द बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, गवर्नमेंट इज रन, इट्स पावर्स एंड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एटसेट्रा, जो रूल्स हैं, इन्हीं रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन
आर द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, ये भी पता होना चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका। अब आप सोचेंगे क्या साउथ अफ्रीका का ही कॉन्स्टिट्यूशन है? नहीं नहीं, मैंने शुरू में बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है साउथ अफ्रीका के लिए कोई बहुत ज़्यादा यूनिक नहीं है। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर कंट्री में विभिन्न विभिन्न लोग रहते हैं, धर्म, जाति, मजहब, भाषा। देयर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में बताया था कि हिस्ट्री का इम्पैक्ट पड़ता है, इंसिडेंट्स का इम्पैक्ट पड़ता है, और उस देश में किस तरह के लोग रह रहे हैं उनसे इम्पैक्ट पड़ता है। तो हर देश का संविधान वहाँ की स्थितियों के अनुसार होता है, क्योंकि हर जगह ब्लैक एंड वाइट वाली प्रॉब्लम तो नहीं होगी जैसे हमारे यहाँ तो नहीं है। तो वहाँ के लोगों का जो रिलेशनशिप है इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना बैड ना रहा हो जितना वाइट्स एंड ब्लैक के बीच में साउथ अफ्रीका में था। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, मतलब पीपल हैव डिफरेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। आप घर में दो भाई बहन हो, वहाँ पे भी आप देखेंगे टकराव होता है, व्यूज़ मेल नहीं खाते। एक ही टीवी है, एक ही रिमोट लेके बैठ गए, कोई न्यूज़ देखना चाहता है, कोई जी टीवी देखना चाहता है, कोई सोनी देखना चाहता है, कोई स्टार देखना चाहता है, डिस्कवरी देखना चाहता है। मतलब हर जगह ये होता है। आपकी क्लास में होगा डिफरेंट ओपिनियंस और डिफरेंट इंटरेस्ट। अभी आपको मतलब क्लास में 50 बच्चे, 50 बच्चों को सबको 100-100 रुपया दे दिया जाए, ठीक है, स्कूल की तरफ से, आई यू आर फ्री टू स्पेंड इट। तो ये जो फ्रीडम दी गई है ना, अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही उसे स्पेंड करें। कुछ लोग क्या होंगे, गुल्लक में ले जाकर रख देंगे, नहीं खर्च करेंगे। कोई जाके चॉकलेट खरीद के खाएगा, कोई अपने दोस्तों के बीच में लुटा देगा, कोई बहुत कंजूस होगा, वो एको पैसे खर्च नहीं करेगा, कोई उससे सोचेगा कि चलो पापा को दे दूंगा, मम्मी को दे दूंगा, फीस में मदद मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट ओपिनियन की वजह से डिफरेंट इंटरेस्ट ओपिनियन दोनों मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ही हैं। डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट इंटरेस्ट। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इनको अगर एड्रेस नहीं करता, अगर डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट इंटरेस्ट को देखकर वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह से ना बनाया जाए कि इनकी प्रॉब्लम को भी दूर कर सके, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा दिन चलता नहीं है। और यही डिफरेंट सेट ऑफ पीपल की वजह से ही वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन पे असर पड़ता है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सिस्टम के हिसाब से बना है, क्योंकि यहाँ पे इतने डिफरेंट रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर्स हैं, इथनिसिटी है, कि हमें सबको साथ लेके चलना है डेमोक्रेसी में, सबको रिप्रेजेंटेशन देना, सबकी सुनी जानी चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ देखिए 22 भाषाएं हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज हैं। क्यों इतनी सारी भाषाएं रखी गई हैं? हमने क्यों रखी हैं? सबको खुश करना है, सबके ओपिनियंस को महत्व देना है। हमारे यहाँ कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है आज की तारीख में। वाई? बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंट ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। नहीं कंप्रोमाइज़ हो पाया, नहीं कोई लैंग्वेज बन पाई। तो हर देश की अपनी समस्याएं, अपने लोग, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना सिस्टम वहाँ के हिसाब से बनता है। यही कहने का मतलब ये है। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। यही दीज बेसिक रूल्स का मतलब सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। चाइना में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में भी है। दिस अप्लाइज नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट्स। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो ऐसा नहीं कि इसका सिर्फ गवर्नमेंट से ही संबंध होता है, बस गवर्नमेंट की बातें लिखी गई हैं। एनी एसोसिएशन नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे कोई भी एसोसिएशन हो, कोई कंपनी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एसोसिएशन हो, कोई क्लब ही क्यों ना हो, जो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, नीड्स टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब एक रूल बुक की आवश्यकता पड़ती है, अकॉर्डिंग टू विच दैट एसोसिएशन विल बी रन। इट कुड बी ए क्लब, चाहे वो एक क्लब ही क्यों ना हो आपके एरिया में, चाहे कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ही क्यों ना हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो, दे आर नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबको कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे यहाँ जो बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी है, इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। अकॉर्डिंग टू विच दीज पार्टीज गवर्न देमसेल्व्स। हालांकि जब इन्हें भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव लड़ना होता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से चलते हैं, लेकिन अपनी खुद की पार्टी को रन करने के लिए उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है। बीजेपी के सदस्य कौन बनेगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, कौन कौन सी पोस्ट होंगी, कैसे नियुक्ति होगी, अध्यक्ष कौन होगा। अब देखिए, बीजेपी में क्या है कि चुनाव होता है और अध्यक्ष चुना जाता है उसका। कांग्रेस में देख रहे हैं परिवार का ही व्यक्ति। और देखिए कितनी पार्टियां, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी, उनके परिवार का ही कोई व्यक्ति उसको लीड करता है। बीजेपी में ऐसा नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टीज़ में भी ऐसा नहीं है कि कोई एक परिवार का, पार्टी का व्यक्ति ही लीड करता हो। तो किस प्रकार से दल काम करेंगे, अपना आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, रन करेंगे अपने आप को, वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। दैट इज द रूल्स आर देयर विच हेल्प इन द रनिंग ऑफ दीज पार्टीज। देखिए यहाँ लिखा गया अप्रोच अ क्लब और कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं सब कुछ मिटा देता हूँ। अब देखिए इसमें एक एक्टिविटी दी गई है कि अप्रोच अ क्लब, मतलब एक क्लब में जाइए या किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी यूनियन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाके, ऑफिस में जाके
आप अपनी लोकेलिटी में जाइए, मतलब आपकी लोकेलिटी में जो आपकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या कोई कार्यालय है वहाँ जाइए और वहाँ उनसे कहिए कि भाई आपकी रूल बुक की मुझे कॉपी दीजिए। मतलब आपकी पार्टी का कोई रूल बुक है, क्या रूल्स हैं आपकी पार्टी को चलाने के, आपके क्लब को चलाने के लिए। इसे कहा जाता है रूल्स ऑफ एसोसिएशन, मतलब जनरली इस टर्म से भी हमको संबोधित करते हैं। और फिर देखिए कि क्या ये जो रूल्स हैं, क्या ये प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी के अनुसार हैं, मीन्स डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब राइट्स ऑन इक्वल बेसिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव के अधिकार बराबर दिए जाएं। तो डू दे गिव मेंबरशिप टू एनी पर्सन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो क्लब या कोऑपरेटिव सोसाइटी, यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी जो उनके रूल्स हैं, क्या वो सबको मेंबरशिप बिना किसी भेदभाव को देते हैं। मतलब कोई औरत हो, कोई पुरुष हो, किसी भी जात का हो, किसी भी वो रिलीजन का हो, किसी भी रेस का हो, सबको रूल के मुताबिक मेंबरशिप दी जा सकती है। तो देखिए भाई, पॉलिटिकल पार्टी का तो हम कह सकते हैं कि हाँ, बाकी इनके अपने अपने रूल हो सकते हैं कि भाई क्लब में हमने रूल बनाया है कि जो, अब जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलने वाला वो क्लब है, तो उसमें हॉकी खेलने वाले को तो शामिल नहीं करेंगे ना। म्यूजिशियंस का ऑर्केस्ट्रा है, तो उस ऑर्केस्ट्रा में स्टेज में किसी क्रिकेट या हॉकी प्लेयर को तो शामिल नहीं करेंगे ना, फुटबॉल प्लेयर को तो शामिल नहीं करेंगे ना स्टेज पर। रूल्स होते हैं। आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म रूल्स के मुताबिक ही तो होगी, असेंबली रूल्स के मुताबिक होती होगी। और अगर उनमें डिस्क्रिमिनेशन है तो दे आर नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं, समझ भी रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी एक डेफिनेशन हमारे पास होनी चाहिए और वास्तव में हम क्या लिखेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। तो किसी चीज़ की ज़रूरत हम तब साबित कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, जब हम ये लिखें कि वो हमारे कितने काम की है। देन वी कैन प्रूव कि हाँ, इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अस। तो अब हम डेफिनेशन भी लेंगे और साथ में कुछ पॉइंट्स भी लेंगे यहाँ पे जो दिए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम आता है हमारे, कैसे वो हमारे लिए यूज़फुल है। वही इसका आंसर होगा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। दस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहले मैं इसको पूरा अंडरलाइन कर लेता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाई ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and the government। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, एक प्रकार से वो रिटन होता है, मतलब इट इज़ ए सेट ऑफ रिटन रूल्स। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन रूल्स की बुक होती है। ओके, रिटन रूल्स, और ये उस देश में रहने वाले लोगों को एक्सेप्टेड भी होता है, एक्सेप्टेड बाय द पीपल जो वहाँ के सिटीजन्स हैं। और इसे हम सुप्रीम लॉ भी कहते हैं, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। और ये जो सुप्रीम लॉ है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री, ऑफ द स्टेट, ऑफ द लैंड, ये एक रिलेशनशिप को भी डिफाइन करता है। ये रिलेशनशिप दो प्रकार से, मतलब लोगों के बीच में यानी अमंग पीपल, और दूसरा पीपल और गवर्नमेंट के बीच में, मतलब बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो देखिए कितनी चीज़ें हमने निकाली इस डेफिनेशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ रिटन रूल्स, it is accepted by all the people living together in a country, मतलब in a territory. It is the supreme law that determines and defines the relationship among the people and between government and the people and between government and the people। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से कहा जाए तो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, या हम कह सकते हैं इट इज़ अ लीगल सिस्टम। लेकिन कुछ भी हो, कम से कम इसके दो पार्ट जरूर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। एक तो ये है कि जो गवर्निंग लॉज होते हैं, मतलब कि जो शासन करने से रिलेटेड लॉज होते हैं, वो तो होते ही होते हैं। और ये क्या डिसाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, क्या उसकी पावर्स होंगी, आपस में जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, क्या इनकी पावर की लिमिटेशंस होंगी, लॉज कैसे बनेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दूसरा है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिटीजन के राइट को भी डिफाइन करता है, सिटीजन्स राइट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स के राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फ्रीडम ज़्यादा डेमोक्रेसी में ही दी जाती है, ऐसा माना जाता है। और जो यहाँ लिखा गया है कि रिलेशनशिप अमंग पीपल, तो भाई लोगों का लोगों के बीच में ही तो होता है ना। जैसे मैं हूँ तो जो मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दोनों सेम हैं, यानी हम दोनों को गवर्न करने वाले सेम राइट्स हैं। इसके अलावा मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, तो हम दोनों के बीच में भी जो रिलेशनशिप है वो भी कहीं ना कहीं लॉज से, रूल से डिटरमिन होते हैं। एक चीज़ और हम जोड़ सकते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशन में, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ। हम ये भी लिख सकते हैं कि एक प्रकार से हमारे जो विश्वास है उसका भी एक प्रकार से
दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, यानी हमारे विश्वासों को वो प्रतिबिंबित करता है। इट इज़ अ मिरर ऑफ आवर बिलीव्स, किस प्रकार का विश्वास हमारा है, हमारे संविधान में वो चीज़ें होनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान इज़ इस्लामिक रिपब्लिक, वहाँ के लोगों का, वहाँ का सिस्टम का ये मानना है कि भाई हम इस्लाम में बिलीव करते हैं। इंडिया में क्या है, इंडिया में जो मेजॉरिटी पीपल उनका ये मानना है कि भाई देखिए जो रिलीजन है ये व्यक्ति का अपना पर्सनल बिलीफ सिस्टम है और इस सबको फ्री होना चाहिए कि वो अपने बिलीफ को फॉलो कर सकें। दैट इज़ दे आर फ्री टू फॉलो देयर ओन system of beliefs, faiths, etc. So we can say that India is a very very democratic country when compared with Pakistan and so many other countries like that. इसी प्रकार से जब चुनाव होता है तो हम ही लोगों में से कोई खड़ा होता है कैंडिडेट, हम उसको वोट देते हैं। मतलब देखिए कोई कैंडिडेट खड़ा है तो हम भी हैं, मतलब वी आर द पीपल, तो हम उसको वोट देते हैं। तो हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है लोगों लोगों के बीच में, वो फिर चुना जाता है, फिर उसके प्रिविलेजेस होते हैं, वो जाता है पार्लियामेंट में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है। द रूल्स गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल आल्सो, अमंग पीपल आल्सो। और इसके अलावा इसमें एक और दिया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। तो इसका तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है। गवर्नमेंट और पीपल के बीच में एक सीधा सा बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, लोगों द्वारा ये सरकार चुनी जाती है। दिस इज़ अ ग्रेट रिलेशनशिप, और लोगों द्वारा हटाई भी जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए सिस्टम ऑफ लीगल फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड, रन एंड कॉन्स्टिट्यूशंस आल्सो डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स भी बताई गई हैं, लेकिन मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट, उसकी फॉर्मेशन, उसकी रनिंग से रिलेटेड होता है। तो सबको मिटाकर मैं देखता हूँ क्या पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इट इज़ एक्सेप्टेड बाय पीपल लिविंग टुगेदर। तो ये तभी हो सकता है जब लोगों का विश्वास हो। मैं यहाँ एक आध दो उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हम अमेरिका का उदाहरण लें, ठीक है। अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बना था 1787 में, लागू हुआ वो 1789 में, बट इट वाज कंप्लीट इन 1787। बाद में वो रेटिफाई होने में उसको टाइम लगा। और ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट, किसी भी देश का सबसे पुराना संविधान जो आज भी काम कर रहा है। मतलब वही संविधान जो बना था 1787 में, वही आज भी अमेरिका में वर्क कर रहा है। हाँ, ये है कि संविधान में संशोधन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं। वो भी अमेंडमेंट कैसे होंगे, वो सारे रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, नियमों का, कानूनों का एक दस्तावेजी तो है। और वहीं अगर मैं नेपाल का उदाहरण दूँ तो नेपाल में अभी तक 7 कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके हैं। देखिए 1948 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, और लास्ट जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन बना वो 2015 में। मतलब 1948 से 2015 के बीच में 7 कॉन्स्टिट्यूशंस बने। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो पहला बना, अरे वो तो 1951 में ही बदल दिया गया था। मतलब 3 साल के अंतराल में ही बदल दिया गया। और हमारे देश का उदाहरण लें तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो आज भी काम कर रहा है, मतलब द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है कि पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शुड जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट। ये एक विश्वास पैदा करता है। डिग्री ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, कितना आप विश्वास करते हो, वही डिग्री ऑफ ट्रस्ट है। और हमारे यहाँ संविधान में सबकी आस्था है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी लोग हों, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो तो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल लोगों का स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथ वही संविधान है। एंड कोऑर्डिनेशन, तो वही कॉन्स्टिट्यूशन एक विश्वास भी पैदा करता है, यानी पूरे देश को यूनाइट करने में मदद करता है और कोऑर्डिनेट करने में भी मदद करता है, जिसे कहते हैं समन्वय स्थापित करना। डिफरेंट को एक साथ लेके चलना, मिला के चलना, वही कोऑर्डिनेशन है। दैट इज़ नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। क्योंकि देखिए खासकर भारत में देखें तो वैसे तो ये जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बताया गया, लेकिन किसी भी देश में डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते हैं, है ना। तो उनके डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं। तो उनके डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट इंटरेस्ट को किस प्रकार से कोऑर्डिनेट किया जाए, यानी सबकी सुनकर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो चाहते हों उसको करेंगे, तो एक डिग्री ऑफ ट्रस्ट हमेशा बना रहेगा। जैसे मैंने आपकी क्लास का एग्जांपल दिया था कि क्लास में सारे बच्चों को, हर एक बच्चे को 100 रुपये दे दिया जाए, तो वो अपने ओपिनियन, अपने इंटरेस्ट, अपने डिज़ायर के अनुसार उसको स्पेंड करेंगे। कोई अकेले पे खर्च करेगा, कोई दोस्तों पे खर्च करेगा, कोई कंजूस बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। घर में कोई एक अच्छा मौका है, आप मम्मी किचन में जाके अपनी मनमर्जी की चीज़ें बना देती हैं। वो डिनर पे जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लोग कहें है क्या बना दिया मम्मी, ये बनाना चाहिए था, वो बनाना चाहिए था। लेकिन अगर वही परिवार के सदस्यों से मॉम पूछ लें
बच्चों क्या बनेगा आज, तो अपने अपनी फरमाइश तो बताएंगे, पूड़ी बनेगी, छोला भटूरा बना दो, ये चीज़ें बना दो। लेकिन उसमें कुछ लोगों की जब जब सब लोग अपनी राय रखेंगे तो कहीं ना कहीं बातचीत करने से कोई एक मामला तय हो जाएगा कि हाँ पूड़ी बने। फिर बच्चों के पिताजी से भी आपका क्या राय है, तो कहेंगे भाई बच्चों की जो होगी वही हम मान लेंगे। यही सब कोऑर्डिनेशन है। और उसके बाद डिनर में कोई चीज़ बन के जाएगी तो हो सकता है कि भाई जो चीज़ बनी है वो टेस्टी है कि नहीं, उस पर सवाल उठ सकता है। लेकिन जो डिसीजन है कि क्या बन के आया है डिनर पे, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। तो सबके बीच में सबको साथ लेकर चलना, जहाँ कमी है उसको पूरा करना, कोई नाराज़ है तो उसे मनाने की कोशिश करना, सबको सेटिस्फाई करके आगे चलना, इसी कोऑर्डिनेशन है। वैसे कबड्डी आपने खेली होगी, मैं कबड्डी का उदाहरण वॉलीबॉल भी आप ले सकते हो। किस प्रकार से जो टीम मेंबर्स होते हैं कैसा कोऑर्डिनेट करते हैं, इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है कि बॉल जहाँ जा रही है कहाँ जा रही है, अपने आप हमारे मूवमेंट होते हैं फुट के। खासकर कबड्डी में किस प्रकार से लोग ऐसे बना के पूरी हाथ से हाथ पकड़ के, तो ये जो मूवमेंट है ना ये बहुत ही कोऑर्डिनेटेड होता है और अपने आप होता है। तो एक साथ सारा नेटवर्क काम करे वही कोऑर्डिनेट करना होता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैं उनको साथ लेके चलना, उनमें ट्रस्ट बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। नेपाल में ऐसा नहीं हो पाया। 2015 में बना था, फिलहाल तो 5-6 साल से लागू है, कोई गारंटी नहीं कि आगे फिर नया बनाना पड़ जाए। एक मैंने ओल्डेस्ट का भी दिया और इंडिया का भी उदाहरण दिया। और अगर हम पाकिस्तान का लें तो पाकिस्तान में तो कॉन्स्टिट्यूशन बना वही चल रहा है, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक ट्रस्ट की बात होती है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 3 बार मिलिट्री कू हुआ, 3 बार वहाँ पे सेनाओं का शासन रहा। मैंने कितने कॉन्स्टिट्यूशन की बात आपके सामने रखी, ये फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर करने के लिए। सेकंड है, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड। अब इसका ये जो पहला तो हो गया भाई, ये एक प्रकार से देखा जाए तो वो लोगों से रिलेटेड है पहला पॉइंट, कि ट्रस्ट अमंग पीपल एंड कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है सबको, इसलिए लोग हमारे संविधान को बहुत इज्जत देते हैं। इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कंस्टिट्यूटेड, यानी किस प्रकार से जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म होगी। कंस्टिट्यूट का मतलब वो गवर्नमेंट बनेगी, फॉर्म होगी। हु विल हैव पावर टू टेक विद, अच्छा जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो किसकी क्या पावर होंगी, क्या डिसीजन लेने की पावर्स किसके पास क्या होंगी। जैसे राष्ट्रपति है तो उसकी पावर्स हैं, प्रधानमंत्री है तो उसकी पावर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, स्टेट मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के पावर का डिवीज़न है। हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल में भी होती है और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट होती है। तो हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे अगले, या हो सकता है कि हम इसी पॉलिटिकल साइंस में आगे पढ़ें। तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन और पावर्स, डिसीजंस लेने की पावर को भी डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। तीसरा, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब यहाँ हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट की जो पावर्स होती हैं उन्हें डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसी के साथ साथ वो लिमिटेशंस भी लगाता है। मतलब विदाउट लिमिटेशंस अगर पावर फुल मिल जाएंगे तो उसे हम एब्सोल्यूट पावर कहेंगे, मतलब 100% आपको ये पावर दी जाती है, इसमें कोई भी कमी नहीं की हमने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि डाउन लिमिट्स, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर्स पे लिमिट होती है और ये बताया जाता है। अच्छा वो लिमिट क्या होती है, मेनली लिमिट ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो मैंने यहाँ पर, अरे तो मैंने पूरा मिटा दिया, मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वास्तव में वो गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात करता है प्लस सिटीजन की राइट्स की भी बात करता है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पावर्स हैं, चाहे जितनी पावर हो, वो लिमिट हो जाती हैं इन राइट्स से। मतलब किसी भी हालत में, नॉर्मल कंडीशंस में गवर्नमेंट कोई भी कानून बनाकर कोई भी पॉलिसी ऐसी नहीं बना सकती है जो सिटीजन्स के राइट्स को ले लें, राइट्स को ख़त्म कर दें। अब जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, रन कर रही है, ठीक, और हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिला हुआ है, यानी हाँ अपनी बात को खुलकर रखने के लिए अधिकारी हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, कोई और नहीं देता, गवर्नमेंट नहीं देती, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के राइट्स की बात करता है। तो अब हम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो राइट्स हैं। अगर हम चाइना की बात करें तो वहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, प्रिंसिपल तौर पर वहाँ पे है कि हाँ कर सकते हैं पर नहीं कर पाते, उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति चुनाव में लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार देता है कि आप जो नियम बनाएंगे उनको फॉलो करते हुए अगर आप उनको क्वालिफाई करते हैं तो आप कैंडिडेट बनकर चुनाव लड़ सकते हैं। और इसीलिए जो प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो एक बहुत ही धनी संपन्न और बहुत ही अफ्लुएंट क्लास को बिलोंग नहीं करते थे। कहते हैं कि मेरे पिताजी चाय बेचा करते थे, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है,
जस्ट बिकॉज ऑफ दीज राइट्स। ये राइट्स कोई किसी से छीन नहीं सकता। ऐसे स्कूल में भी टीचर्स और स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के भी अपने राइट्स होते हैं। अगर टीचर ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, और ज़्यादातर बच्चों की यही राय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेजॉरिटी की राय होना, तो आप शिकायत कर सकते हो, टीचर को चेंज करा सकते हो। इट इज़ योर राइट। तो जहाँ हम पावर की बात करेंगे वहीं हम लिमिटेशंस की भी बात करेंगे। वो लिमिटेशंस होती हैं सिटीजन्स के राइट्स की, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ये सब हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, यहाँ तो खाली हल्का से लिख के छोड़ दिया गया है। तो पहला हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेट्स द डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस ऑफ द पीपल। दूसरा हमने पढ़ा कि इट स्पेसिफाइज द गवर्निंग लॉज अकॉर्डिंग टू विच गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड आल्सो डिफाइंस द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा हमने यहाँ पढ़ा कि द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लिमिटेड बाय द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के राइट्स पर गवर्नमेंट की पावर नहीं चलती। एक प्रकार से कह सकते हो कि गवर्नमेंट हार जाती है राइट्स ऑफ सिटीजन्स से, और जिससे आप हार जाते हैं, जहाँ आपकी चल नहीं पाती है, वो आपके लिए लिमिट का ही तो काम करेगा, क्योंकि अब आगे आप जा नहीं पा रहे हो, लिमिट लग गई, ब्रेकर लग गया। लेकिन हमारे संविधान में जो नॉर्मल कंडीशन जैसे युद्ध की स्थिति हो तो ये राइट्स लिए भी जा सकते हैं। एनीवे, चौथा, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तो राइट सस्पेंड हो गए थे। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करा दी, सिटीजन के राइट्स दे दिए, लेकिन ये फोर्थ पॉइंट इसी से रिलेटेड है, राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। कैसे रिलेटेड है कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था होती है, एक प्रकार से ये हमसे वादा करता है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस, मतलब इच्छाएं, आकांक्षाएं, एम्स, गोल्स ऑफ द पीपल। लोग क्या करना चाहते हैं, क्या उनके मन में है, तो एक अच्छी सोसाइटी बन सके, इसका भी वादा, इसकी भी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा जाता है जो कि उस कंट्री के डेवलपमेंट की बात करे और एक अच्छी सोसाइटी की भी बात करे। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो सोशल स्टैंडर्ड्स को ही डिग्रेड कर दे। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। इसका मतलब सोसाइटी में द एस्पिरेशंस ऑफ द माइनॉरिटी कैन नॉट बी फुलफिल्ड द वे इट कैन बी डन इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में छूट है इसकी। तो अगर हम आम बोलचाल की भाषा में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट हमें ये कहता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको आपकी पोटेंशियल को रियलाइज़ करने का, आपकी क्षमता को खुलकर यूज़ करते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने की छूट देता है, बशर्ते वो सोसाइटी के हित में हो। दिस मस्ट बी फॉर गुड ऑफ द सोसाइटी। अगर आप बहुत बड़ा चोर और डाकैत बनना चाहते हो तो उसकी इजाज़त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता। लेकिन अगर आप एक सोशल वर्कर बनना चाहते हो, एक पॉलिटिशियन बन के सेवा करना चाहते हो, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको सपोर्ट करता है। और इसी सपोर्ट की वजह से बहुत ही लोली स्टैंडर्ड के लोग भी, पुअर पीपल हैव रीच्ड टू द पार्लियामेंट टू वेरी कविटेड पोस्ट्स इन इंडिया। तो चारों पॉइंट हमने पढ़े। और ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। अब आपके मन में बात आएगी कि जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो चाइना में भी है, कॉन्स्टिट्यूशन तो नॉर्थ कोरिया में भी है जहाँ पे डिक्टेटरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन तो म्यांमार में भी है जहाँ पे मिलिट्री शासन है। तो यहाँ पे दो बात लिखी गई है, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन है किसी देश में तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लेकिन अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मीन अ डेमोक्रेसी, बट डेमोक्रेसी मीन्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा इसलिए है ना कि सिटीजन्स की राइट्स की बात करनी होती है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी रिटन लॉज ज़रूरी होते हैं, ओरली काम नहीं चल सकता। दैट इज़ वाई डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ संघर्ष करते करते यहाँ पे अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका ना गेव देमसेल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने अपना संविधान बनाया। आफ्टर द रेवोल्यूशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन अप्रूव्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ किस प्रकार से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। अच्छा बताइए, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था जिसने मोनार्की को लिमिट कर दिया था? मैं जब तक आगे बढ़ता हूँ तब तक आप सोचिए। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसी के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना। इनका बना था 1787 में और लागू हुआ बाद में। इनका बना था, याद आया, 1791 में। तो एक प्रथा से चल निकली कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट फॉर्मेशन की पावर्स की बात के साथ साथ सिटीजन्स के राइट्स भी होने चाहिए, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स
कहते हैं। तो आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो, अगले ट्यूटोरियल में लेंगे। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा किस प्रकार से साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिक था। इट वाज अ कंप्रोमाइज दैट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल ब्लैक्स एंड वाइट्स, एंड देन वी केम टू नो दैट कि डिफरेंट कंट्रीज हैड डिफरेंट conditions and the relationship because of the different kinds of interest of the people, opinions of the people. So constitutions may differ, लेकिन उनकी कुछ कॉमन बातें होती हैं, वो ये होती हैं कि दे प्रोवाइड अ लीगल फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट्स आर फॉर्म्ड एंड रन। और डेमोक्रेसी की बात करें तो दे आल्सो डिफाइन द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। Constitution generate a degree of trust and they also coordinate the different kind of people, their opinions, their interest. They define powers of the government, decision making bodies and their powers, but the powers of the government are limited by the rights of the citizens. चौथा हमने देखा कि Constitution also expresses the belief, the aspirations of the people. अब जैसे भारत का संविधान है तो भारत के संविधान में भारत के लोगों की आकांक्षाएं उसमें हैं कि हम क्या चाहते हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी चाहत को पूरा कर पा रहा है, इसलिए आज तक जिंदा है। हमें जो राइट्स चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तब शिकायत क्या करेंगे? देखिए फ्रीडम ऑफ प्रेस है, न्यूज़ में देखिए पता नहीं क्या क्या न्यूज़ कम व्यूज़ ज़्यादा आ जाते हैं, खुलकर लोग बोलते हैं, मतलब दीज राइट्स आर द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर बाद में हमने ये देखा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। हाँ, डेमोक्रेसी है तो कॉन्स्टिट्यूशन जरूर होगा। तो ये तो पार्ट यहीं खत्म होता है। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर हो जाते हैं, बट once it is made, let it be with deeper explanations. Okay, thank you. Keep watching, keep learning.